हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जैसे एक बंधु के साथ हम कनेक्ट होने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए हम यहाँ पे आपके साथ जुड़ते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण संदर्भों को लेकर के। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी जुड़ जाएँ इसी क्रम में इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है और इसी क्रम के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत भी करते हैं। एक एक प्रश्नों को यहाँ पे देखने की बात करेंगे। बेसिक ध्यान रखिएगा कि आज हमने जैसा कि पूर्व में वादा भी किया था कि संडे के दिवस में हम कुछ एक करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके साथ साझा करेंगे, तो उसी का कुछ एक संदर्भ आपके साथ है। तो देख करके प्रश्नों के उत्तर की प्रवृत्ति समझने का प्रयास करिएगा और एक एक क्वेश्चन का जवाब देने का भी आधार यहाँ पे व्यवस्थित करिएगा। चलिए, पहले प्रश्न की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा घर घर सोलर अभियान घर घर सोलर अभियान की शुरुआत करी गई है। लेकिन इसकी जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा की गई है? टाटा पावर के द्वारा, अदानी पावर के द्वारा, रिलायंस पावर के द्वारा या फिर एनटीपीसी के माध्यम से? कौन सा ऐसा विषय पहलू है जिसके माध्यम से अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पे क्या किया गया है? खास करके हर घर सोलर अभियान। हालांकि आपने पीछे सुना होगा, सोलर की जब बात की जाए तो सोलर ऊर्जा को लेकर के हमारे यहाँ पे हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया था पूर्व में। लेकिन हर घर सोलर अभियान की जब बात की जाए तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? अयोध्या से। आपने देखा भी था कि अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसी दशा में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, जहाँ पे ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर सोलर अपने खास करके सोलर रूफ टॉप की जब बात की जाए तो सोलर रूफ टॉप लगवाता है घर के बिजली के लिए, तो उस दशा में क्या होगा? व्यक्ति के 300 यूनिट बिजली तक बचत होगी और 300 यूनिट बिजली की जो बचत होगी, इसके अलावा भी खास करके इस सौर ऊर्जा की स्थापना में, ठीक है, स्थापना की जब बात की जाए मतलब जब इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा तो उस दशा में सरकार क्या करेगी? यहाँ पे सब्सिडी भी देगी। तो सरकार की जब बात की जाए तो सब्सिडी देने की भी बात चली थी। इवन सब्सिडी की जब बात की जाए तो अलग-अलग मानक इसमें व्यवस्थित किए गए थे। अभी हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए, हाँ, बिल्कुल, अगर इसकी बात की जाए तो यह योजना 22 जनवरी को शुरू की गई थी, 22 जनवरी 2024 को। ठीक है? तो हर घर सोलर अभियान हमारे यहाँ पे चालू किया गया था। इवन इसी को लक्षित करते हुए हमारे यहाँ पे आपने सुना भी होगा, अयोध्या जिले की जब बात की जाए तो अयोध्या जिला आज क्या हो गया है? हमारे यहाँ पे सोलर सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ये एक अलग मसला है। हालाँकि सोलर सिटी की जब बात की जाए तो सोलर सिटी के रूप में हमारे यूपी के जितने आपके 17 नगर निगम हैं, तो 17 नगर निगम को क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है कि हम इसको क्या करेंगे? सोलर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। इवन पहला शहर आपका सोलर सिटी अयोध्या था। अब इसी तर्ज पर घर घर सोलर अभियान की शुरुआत करी गई है और घर घर सोलर अभियान की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से शुरू किया गया है आपके बनारस से। बनारस की जब बात की जाए तो इस बनारस से इस विषय की शुरुआत की गई है, खास करके घर घर सोलर अभियान। क्या? घर घर सोलर अभियान की जब बात की जाए तो ये अभियान शुरू किया गया हमारे यहाँ पे घर घर सोलर अभियान, घर घर सोलर अभियान। और घर घर सोलर अभियान की जब बात की जाए तो इसका टैगलाइन भी यही इस्तेमाल किया गया, घर घर सोलर अभियान टाटा पावर के साथ। किसके? टाटा पावर के साथ। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टाटा पावर की जब बात की जाए तो टाटा पावर इसमें क्या करेगा? आपका सहयोग करेगा। तो अगर आप अपने घरों पे खास करके सोलर रूफटॉप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो बनारस जैसे क्षेत्र के लिए क्या किया गया? ये सोलर रूफटॉप योजना में खास करके सोलर अभियान आपके टाटा पावर के माध्यम से स्थापित कराया जाएगा, जिसमें आप भी जानते हैं कि जो सरकार का स्कीम है कि 3 किलोवाट तक अगर कोई स्थापित करता है तो उसे क्या की जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। और इस सब्सिडी की जो मात्रा है वो कितनी है? करीब-करीब 1,08,000 रुपए। कितना? 1,08,000 रुपए, जिसमें आप भी जानते हैं 78,000 रुपया जो होगा वह आपके केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जबकि 30,000 रुपए की जब बात की जाए तो 30,000 रुपया ये आपका राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी की जब बात की जाए तो 3 किलोवाट तक अगर आप स्थापित कराते हैं इसी योजना में तो खास करके इसका लाभ यहाँ पे भी आपको प्राप्त होगा। हालाँकि यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, पूर्व में हमारे यहाँ पे कुसुम योजना भी चालू की गई है और इस कुसुम योजना की जब बात की जाए तो कुसुम योजना का मतलब क्या है? ये हमारे यहाँ पे ये भी सोलर से समित है, लेकिन
सोलर सिंचाई पंप की जब बात की जाए तो ये सोलर सिंचाई पंप योजना है। इसमें भी सरकार क्या करती है, 30% केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और 30% जो है वो आपके राज्य सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है, तो कुसुम योजना जो है वो भी आपके सोलर ऊर्जा को ही आधारित करते हुए है। इवन सोलर ऊर्जा की बात की तो यहाँ पे एक संस्थान के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जब बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यह आपके वर्तमान में गुरुग्राम की जब बात की जाए तो गुरुग्राम में देख मिलता है, जो खास करके सोलर ऊर्जा के हित में स्थापित किया गया है और इसका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टाटा पावर के बारे में ध्यान रखिएगा। हालांकि आज टाटा पावर की जब बात की जाए तो टाटा सन्स के रूप में आप कह सकते हो कि जो रतन टाटा है वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन टाटा पावर की जब बात की जाए तो इसी टाटा पावर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बनारस की जब बात की जाए तो बनारस से इस विषय की क्या की गई है, ये आपकी शुरुआत की गई है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, टाटा पावर की जब बात की जाए तो इसके सीईओ कौन है। ठीक है, टाटा पावर जो एक कंपनी है अगर उसकी बात की जाए तो उसके सीईओ कौन है, तो इनका नाम आता है परवीर सिंह। क्या नाम आता है, परवीर सिंह की जब बात की जाए तो परवीर सिंह जो है ये वर्तमान में आपके टाटा पावर के सीईओ हैं। इन्हीं के माध्यम से आप कह सकते हो, इन्हीं की अगुवाई में इस सारे प्रोजेक्ट को चालू किया गया है। बहरहाल कहा जा रहा है कि बताइए, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एक विषय का निर्णय लिया गया कि प्रदेश के अंतर्गत एक वैदिक 3D आधारित म्यूजियम बनाया जाएगा, जो कि आपका बनेगा वैदिक 3D म्यूजियम। 3D बेसिक आप कह सकते हो कि जिसमें हम क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अर्थात जिसमें वस्तुओं को जब हम देखते हैं तो आभासी ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक्चुअल है। खासा 3D फॉर्मेट की जब बात की जाए तो 3D फॉर्मेट आधारित करते हुए यहाँ पे एक आपका क्या किया जा रहा है, म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है और ये सहयोग से आप कह सकते हो हमारी यूपी में स्थापित किया जाएगा। नाम की जब बात की जाए, प्रयागराज, बनारस, बदायूं या फिर आपके मेरठ में, कहाँ पे इसकी स्थापना करी जाएगी। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो संदर्भ है वह किसके रूप में दिख मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, आज का जो आपका बनारस है। बनारस की जब बात की जाए तो इसी बनारस में आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, संपूर्णानंद। क्या नाम है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो इसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में क्या होगा, इसका आधार रखा गया है। खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसकी पहलू किसके ऊपर आधारित होगी, तो जाहिर सी बात है ये वैदिक होगा। इसका मतलब इसमें जो हमारे वेद पुराण है, ठीक है, वेद पुराण की जब बात की जाए तो वेद पुराण, इवन आप कह सकते हो कि जो ज्योतिष है, ठीक है, ज्योतिष की जब बात की जाए तो ज्योतिष और साथ ही साथ जो आपका खगोल विज्ञान है, इन सारे बिंदुओं को आधारित करते हुए क्या होगा, इसमें पूरी पूरी चर्चा करी जाएगी। तो अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो ये बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, खासा जिसमें वैदिक सेंटर स्थापित है, उसी के अंदर वैदिक 3D म्यूजियम आपका स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वेद पुराण, ज्योतिष, खगोल विद्या, इन सारी विधाओं के बारे में चर्चा की जाएगी। इवन सनातन धर्म की जब बात की जाए तो जिसमें आपके जो 16 संस्कार होते हैं उसको भी क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से प्रसारित करने की बात की जाएगी। इवन अगर देखा जाए तो विषय के रूप में आप कह सकते हो कि जो 64 कलाएं मानी जाती हैं खास करके व्यक्ति के स्वरूप में, तो उस 64 कलाओं को भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रसारित किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पे 18 वेद हैं या फिर आप कह सकते हो कि वेदांग हैं, उपनिषद हैं, इन सब विषयों के बारे में क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यक्ति के आंतरिक आंतरिक खोज की जब बात की जाए तो आंतरिक खोज को डेवलप करते हुए इसको स्थापित किया जा रहा है, ताकि व्यक्ति की जब बात की जाए तो वो पुरातन चीजों से क्या करे, अपने आप को कलेक्ट कर पाए। तो इस दशा में देखा जाए तो बनारस में ये वैदिक 3D म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। खास करके 16 संस्कार, 64 कला, 18 वेद, वेद पुराण, ज्योतिष, खगोल विद्या, इन सब मुद्दों के ऊपर क्या होगा, इसकी स्थापना करी जा रही है। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो नया क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, अर्थात जिसको हम BRAP कहते हैं, BRAP का 2022 में क्या किया गया है, अभी दिल्ली में आयोजन किया गया। अब दिल्ली में इसका आयोजन किया गया तो इसमें उत्तर प्रदेश को एक नाम दिया गया, एक कैटेगरी के अंतर्गत इसको अनाउंस किया गया कि इसका कौन सा स्थान इसमें आपका चिन्हित किया गया है जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। खास करके अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो जाहिर सी बात है, आज हम यूपी की बात करें तो यूपी में बिजनेस को लेकर के हम बहुत सारे क्या करते हैं, नई नई चीजों को डेवलप कर चुके हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो रिफॉर्म के मामले में आप भी जानते हैं कि आज सरकार ने बिजनेस स्थापित करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे बिजनेस स्थापित करता है तो उसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म कर रखे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो करीब करीब 352 रिफॉर्म कर चुके हैं। कितने,
352 अलग-अलग रिफॉर्म कर चुके हैं और इस दशा में इसके लिए क्या किया गया है, एकल विंडो आपका स्थापित किया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि जब भी कोई बिज़नेस आपको स्थापित करना पड़ता था, तो अलग-अलग मुद्दे पे आपको क्या करना पड़ता था, सहमति लेनी पड़ती थी, एनओसी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसे 352 मुद्दे को समाप्त कर दिया गया है। उसके लिए आपको केवल क्या होता है, सिंगल सिंगल आधारित आपका जो सिंगल विंडो होता है, उसके माध्यम से आप क्या करते हैं, इसको कलेक्ट कर पाते हैं। इन 352 की जब बात की जाए तो इससे 261 जो है वो बिजनेस आधारित हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस से समित है तो उसके लिए इसका आधार आपको दिखता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो करीब करीब 91 जो है वह किससे समित है, तो 91 रिफॉर्म की जब बात की जाए तो वो सिटीजन से समित है। किससे, सिटीजन ओरिएंटेड, मतलब आप कह सकते हो व्यक्ति के संबंधित लगभग 91 रिफॉर्म इसमें आपके शामिल है। जबकि 261 की जब बात की जाए तो 261 जो है वो किसके लिए है, बिजनेस के लिए है। आज वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ पे सरकार की जब बात की जाए तो सरकार ने इस विषय को जो चालू किया है वो खास करके आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो सर्विस है, बेसिक अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे सर्विस स्थापित करता है तो सर्विस और सिटीजन इसको प्रमुख रूप से प्रायोरिटी दी जाती है। और सर्विस और सिटीजन को कैसे लाभ प्राप्त हो उसके लिए खास करके ये रिफॉर्म आपका अंतोगत्वा किया गया, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से एक ही बात कही गई कि हमें क्या करना है, हमें इस रिफॉर्म के जरिए मिला जुला के अपने यहाँ पे उद्योगों को बढ़ाना है। क्योंकि आप भी जानते हैं जितने ज्यादा आपके उद्योग स्थापित होंगे उतना ही क्या होगा, हम रोजगार देंगे और रोजगार के अलावा हम क्या करेंगे, आगे ग्रोथ करेंगे। और इस दशा में अगर देखा जाए तो अभी आपके यूपी की जब बात की जाए तो यूपी को इसमें टॉप अचीवर कैटेगरी का पुरस्कृत किया गया था। तो टॉप अचीवर की जब बात की जाए तो उसमें अभी आपने देखा भी होगा, हमारी दिल्ली की जब बात की जाए तो हमारी दिल्ली में खास करके ये पीयूष गोयल हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पीयूष गोयल वर्तमान में आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे उद्योग मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो नंद गोपाल नंदी हैं, खास करके आपने सुना होगा, हमारे राज्य की जब बात की जाए तो राज्य के क्षेत्र में उद्योग मंत्री के रूप में, तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, ये पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो ब्रैब की जब बात की जाए, बिजनेस रिफॉर्म एसोसिएशन के रूप में, खास करके आप कह सकते हो कि इसके अंगत क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉप अचीवर कैटेगरी में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश को अवार्ड प्राप्त हुआ है। खासा इसमें जैसा कि हमने बताया कई सारे रिफॉर्म किए गए हैं, जिनमें कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो अलग अलग एरिया में और सीधे शब्दों में ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, तैयार किया गया है, जिससे ओवरऑल हम अपने यहाँ पे बिजनेस को स्थापित करने पे थोड़ा सा सहज महसूस करें। खासा अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024, सेमिकॉन इंडिया 2024 की जब बात की जाए तो इसका सफल आयोजन किया गया। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, बनारस में, गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में या फिर आपके सीतापुर के अंतर्गत। खासा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी सेमिकॉन इंडिया की जब बात की जाए तो सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ से आपको दिख मिलता है, एक्चुअली अभी आपने सुना होगा हमारे सरकार की जब बात की जाए, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के द्वारा एक लक्ष्य निश्चित किया गया है कि जो हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर, तो इस सेमी कंडक्टर की जब बात की जाए तो सेमी कंडक्टर का निर्माण जो हो वह आज भारत में हो, क्योंकि बदलते विश्व की जो जरूरत है वो ज्यादा से ज्यादा आपके सेमी कंडक्टर ही है। और इस दशा में अगर हम ज्यादा से ज्यादा हम सेमी कंडक्टर निर्माण कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। भविष्य की जरूरत भी है, तो इस नाते इसमें क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा। खासा अब इसके लिए जाहिर सी बात है कि भारत ने बताया कि हम इसके निर्माण करने के लिए सक्षम है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इसको स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात आती है फंड की, कि कहाँ से फंड वगैरह आपका उपलब्ध कराया जाए। तो उसके लिए सरकार ने बोला कि हम क्या करेंगे, जो एफडीआई आती है, बेसिक आप कह सकते हो कि जिसके हम कह सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाए तो इसको कैसे अपनी तरफ टारगेट किया जाए, खास करके कैसे अपनी तरफ इसको आकर्षित किया जाए, उसी के लिए ये आपका आयोजित किया गया था। कि हमारे यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर फील्ड में अलग अलग आपके कह सकते हो कि प्लेयर हैं, उनको हम अपने यहाँ पे लाएं, हम उनको अपने बारे में जानकारी दें कि हमारे पास ऐसे ऐसे उपलब्धता है, ऐसी चीजें आपकी उपलब्ध हैं। चाहे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो खास करके आप कह सकते हो कि जो चिप होती है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सेमीकंडक्टर होती है, जो आपकी चिप होती है, उसके निर्माण में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के लिए अभी आपने देखा होगा कि आपके 2024 का इसका जो आयोजन किया गया था, ये आपके ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। और ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी की जब बात की जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा खास करके इसका उद्घाटन अपने द्वारा किया भी गया था। और खास अगर उसकी बात की जाए तो ये कब आयोजित हुआ था, 11 से लेकर के 13 सितंबर,
11 से लेकर के 13 सितंबर की जब बात की जाए तो 11 से लेकर के 13 सितंबर में आपने ग्रेटर नोएडा में नाम सुना होगा इंडिया एक्सपो मार्ट। क्या बोलते हैं? इंडिया एक्सपो मार्ट की जब बात की जाए तो इंडिया एक्सपो मार्ट के अंतर्गत क्या हुआ था, इसका आयोजन किया गया था। तो इंडिया एक्सपो मार्ट की जब बात की जाए 11 से 13 सितंबर के बीच में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सेमीकॉन इंडिया 2024 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जो खास सेमीकंडक्टर नीति को सहज बनाती है। और इसी अंतर्गत आपने देखा भी था कि हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, जो सेमी चिप वगैरह होती है उसको क्या किया गया था, यहाँ पे उद्योग का दर्जा भी दिया गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सेमीकॉन का नाम ध्यान रखिएगा, सेमीकॉन इंडिया 2024 जो थी वह किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? आपके ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में अगर हम बात करें तो पूर्वांचल की पहली पुलिस जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, पूर्वांचल की पहली पुलिस है। यह अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि ये पूर्वांचल की पहली पुलिस है जिसे क्या हुआ है, खास करके पुलिस लाइन है जिसको आईएसओ प्रमाण पत्र आपका प्राप्त हुआ है। आज अगर हम पुलिस की बात करें तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रमाण पत्र प्राप्त होने से कोई बहादुरी का मेडल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इससे क्या हो जाती है कि जो आज आपकी एक पुलिस की विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता की जब बात की जाए तो विश्वसनीयता, इवन इसकी जो कार्यप्रणाली है या आप कह सकते हो कि इसकी जो कार्य शैली है, अगर उसकी बात की जाए तो उसको क्या होता है, एक प्रमाणन प्राप्त हो जाता है। इवन जो राज्य सरकार का हमारा आज वर्तमान में आपने सुना होगा स्मार्ट पुलिसिंग नाम का एक नया कॉन्सेप्ट चला है, जिसमें आप भी जानते हैं कि जैसे डायल 112 को या रेडियो ऑपरेटिंग की बात की जाए या ट्विटर फेसबुक इन सब के माध्यम से पुलिस को एक्टिव करना या टेक्नोलॉजी के माध्यम से लैस करना, इन सब विषयों की जब बात की जाए तो इन सब विषयों के लिए क्या हो जाता है, इसका नाम देख मिलता है। और वर्तमान में ये कहा जाता है कि स्मार्ट पुलिसिंग से किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है, आज कानून व्यवस्था की जब बात की जाए तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है। और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है इसका मतलब अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे आपके पुलिस के अधिकारी हों, जहां पे आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी हमेशा परेशान रहता था, अधिकारी हमेशा परेशान रहता था अपने तंत्र से ही, व्यवस्थाओं से ही। अब स्मार्ट पुलिसिंग हो जाने की वजह से क्या हो गया है, हर एक लेवल पे, हर एक स्तर पे हमने क्या किया है, सुधार किया है। जैसे चाहे वो अधिकारी की बात हो, चाहे पुलिस लेवल की बात हो, चाहे थाने की बात हो, चाहे आपके पुलिस के रेगुलेशन की बात हो, हर एक लेवल पे हमने क्या किया है, सुधार किया है। और इस दशा में अभी हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं आईएसओ प्रमाण पत्र के बारे में, तो आईएसओ प्रमाण पत्र इसीलिए आपका प्राप्त होता है 9001-2015। ठीक है, तो आईएसओ प्रमाण पत्र की जब बात की जाए तो ये किसे अभी हाल फिलहाल में प्राप्त हुआ है, तो ये आपका प्राप्त हुआ है सोनभद्र पुलिस लाइन का। सोनभद्र पुलिस लाइन की जब बात की जाए तो सोनभद्र पुलिस लाइन को प्राप्त हुआ है। और इस दशा में आप देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। और इसके लिए अभी डीजीपी की जब बात की जाए तो डीजीपी ने क्या किया है, इस संदर्भ में इन लोगों को बधाई भी दिया है। वैसे यूडीपी के डीजीपी कौन है, तो इनका नाम आपको देख मिलता है प्रशांत कुमार। क्या नाम है? प्रशांत कुमार की जब बात की जाए तो प्रशांत कुमार डीजीपी ने इस विषय के लिए इनको बधाई भी दिया है कि वर्तमान जो हमारी पुलिस व्यवस्था है ये बहुत बेहतर हो चुकी है और इसी नाते इसको आईएसओ प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसका मतलब इसका कुछ अपना अनूठा प्रयोग रहा। तो सोनभद्र पुलिस की जब बात की जाए तो सोनभद्र पुलिस लाइन को क्या हुआ है, ये प्रमाण पत्र आपका प्राप्त हुआ है। कहा जा रहा है कि हाल ही में किस एक ब्रांड के नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नींव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रखी गई है। ये नींव रखी गई है, अर्थात आप कह सकते हो शिलान्यास किया गया है और ये एक नया ब्रांड है। अब जाहिर सी बात है कि कोई नया ब्रांड अगर हमारे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, हमारे राज्य में इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा, इन्वेस्ट करने का संदर्भ क्या है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, करीब करीब 55,000 करोड़ की जब बात की जाए, सॉरी 5,500 करोड़ रुपए की जब बात की जाए तो 5,500 करोड़ रुपए क्या करेगा, ये लगभग लगभग आपके उत्तर प्रदेश में कह सकते हो इन्वेस्ट करेगा। और जाहिर सी बात है कि जब ये इन्वेस्ट करेगा तो इसका मतलब इसका बड़ा खाका तैयार होगा। लगभग लगभग 9,000 लोगों की जब बात की जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, यहाँ पे 9,000 लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में आपने सुना होगा लुलु मॉल जो आपके लखनऊ में स्थित है, यह यूपी का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है। और सबसे बड़े मॉल में अगर आप गए भी होंगे तो आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सर्विस देने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी है। इवन मॉल की जब बात की जाए तो इसकी भी संख्या मतलब अपने आप में बहुत बड़ा मॉल देखने को मिलता है। सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर देखा जाए
तो लुलु माल जैसी व्यवस्था जो हमारे यहाँ पे स्थापित है, पहली बात इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मॉडल है और दूसरी बात रोजगार के लिए ये आपका क्षेत्र होता है। अब इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे एक नया ग्रुप आया है, खास करके अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम क्या है, लाइकली। क्या नाम है, लाइकली की जब बात की जाए तो लाइकली का नाम ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगी, यह आपके यूपी में इन्वेस्ट करेगी, खास करके अपने यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये क्या करेगी, होटल बनाएगी। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसके माध्यम से क्या होगा, बड़े लेवल पे आपका होटल बनाया जाएगा और होटल के अलावा इसका अपना खुद का ऑफिस खोला जाएगा और इस तरीके से क्या करेगा, यह अपना लगभग 5,500 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और इस दशा में क्या होगा, लगभग 9,000 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका यहाँ पे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। खासा अगर इसकी बात की जाए तो इनका क्या बोलते हैं, इनका की जब बात की जाए तो इनका ये इसकी पेरेंट कंपनी हो जाती है। इसके माध्यम से इसके बारे में क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, आने वाले 2028 तक इस इन्वेस्टमेंट को कर लेंगे और जाहिर सी बात है कि इस ऑफिस को भी तैयार कर लेंगे तो रोजगार भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो ब्रांड की जब बात की जाए तो लाइकली का नाम ध्यान रखिएगा, जो अपना होटल और ऑफिस आपके यूपी में खोलने वाला है। आने वाले समय में अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे खोला जाएगा, ये भी आपके लिए होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो इसी ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो इसी ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना भी करी जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि हाल ही में विश्व का पहला क्या है, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध का एक कंजर्वेशन सेंटर आपका स्थापित किया गया है। अगर उसकी बात की जाए तो उसका संदर्भ क्या हो जाता है, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, लुलु माल का उद्घाटन करे पीएम मोदी भी आए थे। अच्छा, हमें नहीं पता है क्योंकि हम उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे देखा जाए तो कहा जा रहा है कि विश्व का पहला एशियाई गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर की जब बात की जाए तो ये आपका स्थापित किया गया। मूलतः अगर देखा जाए तो ये आपको मिलता है गोरखपुर में, महाराजगंज में, प्रयागराज में या फिर आपके जौनपुर के अंतर्गत। मिला जुला के आपने सुना होगा इसको क्या कहा गया, ये विश्व का पहला है। अपने आप में पहली बात ध्यान रखिएगा, ये विश्व का पहला है। और अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो इसके संदर्भ में खास करके एशियाई राजा गिद्ध, ठीक है, एशियाई राजा गिद्ध की जब बात की जाए तो एशियाई राजा गिद्ध की जब बात की जाए तो उसके सापेक्ष क्या किया गया है, इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, बेसिक आपने सुना होगा कि जो गिद्ध होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से सफाई कर्मी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो एशियाई राजा जो गिद्ध होता है जो खाली आपके एशिया में पाया जाता है, अब इनकी जो संख्या हो रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थात आप भी जानते हैं, आपने सुना होगा IUCN की जब बात की जाए, जो खास करके हमारे यहाँ पे एक सूची प्रकाशित करता है जानवरों की विलुप्त कैटेगरी में, तो उसमें इसको बताया जाता है किस कैटेगरी में, क्रिटिकली इंडेंजर। तो क्रिटिकली इंडेंजर की जब बात की जाए तो इंडेंजर के रूप में क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्रिटिकली इंडेंजर की जब बात की जाए तो इंडेंजर के रूप में क्या है, इसको शामिल किया गया है। अब इस दशा में अगर देखा जाए तो ये जो गिद्ध है आप कह सकते हो कि ये खतरे के आगार पे है, मतलब ये संकटग्रस्त प्रजाति की जब बात की जाए तो संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। और इस दशा में अगर देखा जाए तो इस दशा में कैसे हम इसको कंक्लूड करें, फिर से रिस्टोर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं एक हमारे यहाँ पे दवा होती है डाइक्लोफिनाल, क्या बोलते हैं, डाइक्लोफिनान की जब बात की जाए तो डाइक्लोफिनान की जब बात की जाए तो डाइकोफेन के संदर्भ में आपने सुना होगा। इस दवा का सेवन करने के नाते, इसी दवा के सेवन करने के नाते खास करके ये जो गिद्ध होते हैं इनकी संख्या दिन ब दिन खत्म होती चली जा रही है। एक्चुअली आपने सुना भी होगा कि जो तराई का बेल्ट है, नेपाल और भारत की जब बात की जाए तो उसके सापेक्ष में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा गिद्धों की मौत भी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे इनकी संख्या को कैसे रिस्टोर किया जाए, उसके लिए आपने सुना भी होगा महाराजगंज की जब बात की जाए तो महाराजगंज का एक लोकेशन है फरिंदा। इस फरिंदा की जब बात की जाए तो इसी फरिंदा में यह सेंटर आपका क्या किया गया, स्थापित किया गया, ताकि इसके माध्यम से हम क्या कर पाए, यहाँ पे गिद्धों की संख्या, पहली बात इनको प्रजनन कर पाए और दूसरी बात इनका क्या हो जाए, कंजर्वेशन सेंटर की जब बात की जाए तो कंजर्वेशन सेंटर भी आपका स्थापित किया गया, ताकि इसके माध्यम से इनको एक अपना प्राकृतिक रूप से कह सकते हो आवास भी प्राप्त हो जाए। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी फिर इनको क्या किया जाएगा, अपने हैबिटेट में, मतलब जो जंगली एरिया होता है वहां पे इनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस दशा में महाराजगंज में पहला एशियाई गिद्ध को आधारित करते हुए ये आपका कंजर्वेशन सेंटर की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई।
हालांकि आपने सुना भी होगा पूर्व में भी इसको क्या किया गया था, गिद्ध प्रजनन केंद्र के रूप में आपका घोषित किया गया है। ठीक है, तो गिद्ध प्रजनन केंद्र की जब बात की जाए तो गिद्ध प्रजनन के रूप में घोषित किया गया है। यह आपके यूपी का पहला हो जाता है। अगर आपसे पूछे कोई देश का कहाँ पे है, तो देश का पहला आपको हमने कई बार बताया है, देश का जो पहला माना जाता है वह आपको दिख मिलता है पिंजौर में। पिंजौर, पिंजौर कहाँ से समित है, तो पिंजौर आपके पड़ता है हरियाणा में। तो पिंजौर हरियाणा की जब बात की जाए तो पिंजौर हरियाणा में देश का पहला ऐसा सेंटर है। जबकि यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का आपका ये फरिंदा महाराजगंज में है। फरिंदा का नाम याद है, पिछले दिनों में आपको बताया था कि आने वाले समय में हो सकता हो कि ये क्या हो, आपके यूपी का 76वें नंबर का जिला भी घोषित हो जाए। अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या किया गया था, चर्चा में रखा गया था। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रेड शो अर्थात खास उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो की जब बात की जाए यूपीआईटीएस, ये 2024 का सफल आयोजन किया गया। लेकिन इसकी जब बात की जाए तो इसका कहां पर आयोजन किया गया। अभी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत ये इंटरनेशनल लेवल का एक ट्रेड शो आपका आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। खासा अगर इसकी बात की जाए तो 2024 में इसका सफल आयोजन कहां पे हुआ। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड शो रहा, अगर इसकी बात की जाए तो ये इसका सेकंड एडिशन था, मतलब ये दूसरी बार हमारे यहाँ पे आयोजित किया गया। बुलाकर अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे, तो वही आपका जो इंडिया एक्सपो मार्ट है। कहाँ, इंडिया एक्सपो मार्ट की जब बात की जाए तो इंडिया एक्सपो मार्ट की जब बात की जाए तो इंडिया एक्सपो मार्ट में इसको आयोजित किया गया। कुल मिला जुला के आपने सुना होगा 25 से लेकर के 29 सितंबर, कब तक, 25 से लेकर के 29 सितंबर की जब बात की जाए तो उस टाइम पे इसका क्या किया गया था, आयोजन भी किया गया था। लगभग अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत हमने बताया भी था कि करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए के क्या हुए थे, ओडीओपी उत्पाद की जब बात की जाए तो ओडीओपी उत्पाद की जब बात की जाए तो इसका बड़े लेवल पे व्यापार किया गया था। इवन आप कह सकते हो कि लगभग इसमें क्या किया गया था, 2000 से ज्यादा आपके प्रदर्शनी शामिल की गई थी और करीब इसमें क्या हुए थे, 3 लाख से ज्यादा जो आपके दर्शक होते हैं या एक तरीके से कह सकते हो जो व्यापारी होते हैं, जो घूमने वाले लोग होते हैं, वह यहाँ पे आपके इंटर किए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, 2000 से ज्यादा आपकी प्रदर्शनी हुई, खास करके 10,000 से ज्यादा, 10,000 करोड़ से ज्यादा का ओडीओपी इसमें बिका, उसके ऑर्डर आए। 25 से लेकर के 29 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया इंडिया एक्सपो मार्ट के अंदर, जिसमें आप कह सकते हो कि राज्य की जब बात की जाए तो राज्य की जो आपकी कला होती है, राज्य की जो संस्कृति होती है, या आप कह सकते हो कि राज्य के जो आपके ओडीओपी होते हैं, इवन राज्य की जब बात की जाए तो राज्य के जो आपके कृषि उत्पाद होते हैं, ठीक है, ऐसी यूनिक चीजों की जब बात की जाए तो ऐसे ही यूनिक चीजों को क्या किया गया था, यहाँ पे आपके प्रदर्शित किया गया था। और इस दशा में यहाँ पे ये बड़े लेवल का आपका आयोजन हुआ था। खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो फिर से आपके इसी ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो इसी ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत क्या हुआ था, इसका आयोजन किया गया था। तो हमने आपको बताया भी था कहाँ पे, यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो, मतलब अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से व्यापारिक प्रदर्शनी। खासा अगर इसकी बात की जाए तो दूसरे नंबर का एडिशन था, 25 से लेकर के 29 सितंबर में इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट जो आपके ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की पहली हवाई यात्रा कंपनी, जिसको क्या हुआ है, अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। पवन हंस एयरवेज, एयर इंडिया, आकाशा एयरलाइंस या फिर आपके संख एयर, कौन सी एक ऐसी कंपनी होती है जिसे क्या किया गया है, अभी पहली हवाई यात्रा कंपनी के रूप में चिन्हित किया गया और इसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका दिया गया। ये नाम समेत आपको दिख मिलता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जब बात की जाए तो ये किसे दिया गया। मिला जुला के अगर देखा जाए तो इसका संबंध आपको दिख मिलता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो यह व्यवस्था आपको दिख मिलती है किसके रूप में, मूलतः आपने अभी सुना होगा कि हमारा जो नोएडा का एयरपोर्ट है वो जल्द ही क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो नोएडा के एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो ये जल्द ही आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इस दशा में अगर इसकी बात की जाए तो हमारे यहाँ पे इंटर स्टेट जो फ्लाइट होती है उनकी जरूरत हो जाएगी। तो इंटर स्टेट की जब बात की जाए, इवन आप कह सकते हो कि इनर स्टेट की जब बात की जाए तो वैसे फ्लाइट, मतलब आप कह सकते हो कि जो राज्य के अंतर्गत और राज्य के बाहर, मतलब आप कह सकते हो कि राज्य के अंदर और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जो राज्य से राज्य, कहाँ से, राज्य से राज्य के बीच में आपका क्या होगा, ऑपरेशनल होगा। और इस दशा में अगर देखा जाए तो जैसे नोएडा और लखनऊ की जब बात की जाए
तो नोएडा और लखनऊ से क्या होगी, इसकी फ्लाइट वगैरह संचालित की जाएगी। तो इसके लिए जो आपका नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वह यूपी का ही हो जाता है, एयरलाइन जिसका नाम है संख एयर। संख एयर की जब बात की जाए तो इसका मुख्यालय हमने आपको कई बार बता रखा है गोमती नगर की जब बात की जाए तो गोमती नगर में क्या हो जाता है, इसका ऑलरेडी आपका मुख्यालय वगैरह भी स्थित है। तो गोमती नगर की जब बात की जाए तो गोमती नगर में इसका क्या हो जाता है, मुख्यालय भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में क्या हो जाता है, संख एयरलाइन। क्या हो जाता है, संख एयरलाइन की जब बात की जाए तो संख एयरलाइन, ध्यान रखिएगा। श्रवण कुमार विश्वकर्मा की जब बात की जाए तो ये कौन है, श्रवण कुमार विश्वकर्मा। ये ध्यान रखिएगा, इसी संख एयरलाइन की जब बात की जाए तो इस संख एयरलाइन के एक तरीके से कह सकते हो प्रमुख हो जाते हैं। किसके प्रमुख की जब बात की जाए तो संख एयरलाइंस के आपके क्या हो जाते हैं, प्रमुख हो जाते हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा। अच्छा, वर्तमान में कोई बताएगा एविएशन मंत्री कौन है हमारे यहाँ पे, एविएशन मंत्री? तो आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, के राजा मोहन, क्या बोलते हैं, राम मोहन, के राम मोहन नायडू की जब बात की जाए तो के राम मोहन नायडू की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं वर्तमान में। खास करके जब हम बात करते हैं हमारे हवाई मंत्री, खास करके सिविल एविएशन की जब बात की जाए तो सिविल एविएशन मंत्री जो हो जाते हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा। सिविल एविएशन की जब बात की जाए तो सिविल एविएशन मंत्री की जब बात की जाए तो ये आपके सिविल एविएशन मंत्री अर्थात हवाई जहाज परिवहन मंत्री की जब बात की जाए तो के राधा मोहन की जब बात की जाए तो के राधा मोहन नायडू ये आपके क्या हो जाते हैं, वर्तमान में मंत्री हो जाते हैं। तो संघ की जब बात की जाए तो संघ एयर को यहाँ पे चिन्हित किया गया है। इवन संघ की जो कैरेक्टर मतलब कह सकते हो कि जो एयरलाइन इसमें आएगी वह कौन सी होगी, तो वह होगी बोइंग कैटेगरी की। बोइंग कैटेगरी की जब बात की जाए तो बोइंग कैटेगरी की जो आपकी 737 है और बोइंग कैटेगरी की जो आपकी 800 है। ठीक है, तो इन दोनों एयरलाइन की जब बात की जाए तो इसको क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से एक तरीके से कह सकते हो जो इसके एयरक्राफ्ट होते हैं इस एयरक्राफ्ट को इसके अंतर्गत संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो बोइंग की 737 और 800 वाली जो सीरीज होगी वह इसमें क्या किया जाएगा, आपका चलाया जाएगा। संघ एयर, खास ध्यान रखिएगा। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि संघ एयर की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। यह यूपी की पहली क्या हो जाती है, शेड्यूल एयरलाइन हो जाती है जिसको एनओसी मिल चुकी है। खास करके 737 और 800 एनजी क्या करेगा, लखनऊ और नोएडा के बीच संचालित किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य होगा कि शहरों को अपने केंद्रों से कनेक्ट किया जाए। 2025 में हवाई अड्डे से क्या किया जाएगा, उड़ान वगैरह भर देगा। इसका स्टेशन जो है खास करके गोमती नगर लखनऊ में इसका कह सकते हो कि जो आपका ऑफिस है वो आपको देख मिलता है। बहरहाल यहाँ पे बात आती है कि हाल ही में किसके द्वारा कुंभ का जो लोगो होता है वो जारी किया गया। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है क्योंकि आप भी जानते हैं कुंभ अपने आप में कई सारे विश्व रिकॉर्ड अब की बार हासिल करने वाला है। लेकिन इस कुंभ की जब बात की जाए तो इस कुंभ में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस कुंभ की जब बात की जाए तो इसको यूनेस्को ने भी क्या कर रखा है, ऑलरेडी एक रिकॉर्ड दे रखा है। यूनेस्को की जब बात की जाए तो यूनेस्को के द्वारा इसको मानवता की आमूर्त विरासत, क्या बोलते हैं, मानवता की जो आमूर्त विरासत होती है उस सूची में इसको ऑलरेडी शामिल कर रखा है। कब शामिल किया था, 2017 में। तो 2017 की जब बात की जाए तो 2017 में इसको क्या किया गया, ऑलरेडी मानवता की अमूल्य विरासत में शामिल कर लिया गया है। अब अगर इसकी बात की जाए तो अब की बार के लिए ये आपका कुंभ लोगो जारी किया गया। कुंभ लोगो के बारे में 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहली बात इसकी मोटो, हाय रे मोदी मोटो नहीं, यहाँ पे मोटो जो है इसका लक्ष्य कह सकते हो टैगलाइन है। क्या नाम हो जाता है, सर्व सिद्ध, क्या बोलते हैं, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। सर्व सिद्धि पद कुंभ की जब बात की जाए तो ये इसका क्या हो जाता है, मोटो हो जाता है। ठीक है, मोटो की जब बात की जाए मतलब इसका जो एक तरीके से कह सकते हो लोगो हो जाता है, मतलब लोगो का जो एक क्या बोलेंगे उसे, मोटो या ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य की जब बात की जाए तो ध्येय वाक्य जो होता है वो क्या है, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ की जब बात की जाए तो ये इसका ध्येय वाक्य हो जाता है। मिला जुला के अगर देखा जाए तो इसमें जो कुछ सिंबल आपके इस्तेमाल किए गए हैं यह आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपको ये वाटर दिख रहा है, ठीक है, तो इस पानी की जब बात की जाए तो ये पानी किसको दर्शा रहा है, पानी की जब बात की जाए तो पानी दर्शा रहा है हमारे यहाँ पे सागर को। जितने हमारे यहाँ पे क्या है, सागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो सागर की जब बात की जाए तो जितने हमारे यहाँ पे आज ओशिन है उनको क्या कर रहा है, ये पानी दर्शा रहा है। पानी के अलावा अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको दिख रहा होगा कलश। कलश की जब बात की जाए तो ये कलश क्या है, खास करके आप कह सकते हो अमृत कलश। अमृत कलश की जब बात की जाए तो अमृत कलश का कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब कुंभ आयोजित किया गया था तो कुंभ आयोजित होने से पहले हमारे यहाँ पे समुद्र मंथन किया गया था, और जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें क्या हुआ था, यही आपके अमृत कलश निकाला था, जिसमें अमृत की जब बात की जाए तो अमृत को क्या किया गया, इसमें आपका शामिल किया गया।
यहाँ पे एक छोटी सी आप प्रतिमा देख पा रहे होंगे। खास अगर इनकी बात की जाए तो ये कौन हो जाते हैं? अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे छोटी प्रतिमा के रूप में आपके कई सारे देवी देवता शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई सारे देवी देवता शामिल है, लेकिन यहाँ पे मध्य की जब बात की जाए तो मध्य में इसमें क्या है, भगवान विष्णु की जब बात की जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान विष्णु के ही आधार पे क्या किया गया था, इस कुंभ की शुरुआत करी गई थी। मतलब आप कह सकते हो कि मोहिनी रूप, इवन आप कह सकते हो उन्होंने ही बताया था देवताओं और राक्षसों को कि भैया आप लोग अमर हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या करिए, आप इसका सेवन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया गया, मध्य की जब बात की जाए तो मध्य में आपके विष्णु को आधार के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे तो आपको एक नाक जैसी संरचना दिख रही है, और नाक जैसी संरचना की जब बात की जाए तो उसको जो दर्शाया गया है वो क्या है, वह आपके रुद्र के रूप में दर्शाया गया है। मतलब भगवान शंकर की जब बात की जाए, रुद्र स्वरूप की जब बात की जाए तो रुद्र स्वरूप जो है वह इसके अंतर्गत आपका दर्शाया गया है। और इसके अलावा अगर इसी सिंबल की बात की जाए तो इसी सिंबल के आधार की जब बात की जाए, बेसिकली जो आधार आपका रखा गया है वह किसको रखा गया है, तो ये इसमें आधार रखा गया है ब्रह्मा को। मतलब आप कह सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वह इसके तीनों सिंबल में आपके शामिल किए गए हैं। बेसिकली जहां पे आधार को ब्रह्मा के स्वरूप में शामिल किया गया है, नाग की जब बात की जाए तो रुद्र को यहाँ पे शामिल किया गया, मध्य की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपके विष्णु को शामिल किया गया, और अमृत कलश आपका यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें और भी छिटपिट कह सकते हो कि जो अन्य प्रमुख रूप से देवता होते हैं, देवी देवता, उनको भी क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो ओवरऑल ये सिंबल जो है वो अपने आप में कई सारे कथानक को शामिल करते हुए इसके स्वरूप में आपको दिख मिलता है। और अभी हाल फिलहाल की जब बात की जाए तो इसको अनाउंस किया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी आदित्यनाथ की जब बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या किया गया, इस सिंबल की जब बात की जाए या फिर जो आपका कुंभ का लोगो है, इसको क्या किया गया, हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसके बारे में, कुंभ की जब बात की जाए तो कुंभ के बारे में ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहाँ पे इसके टैगलाइन को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, ये आपका थोड़ा सा टैग जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि अवध समृद्धि। अभी हाल फिलहाल की जब बात की जाए तो हाल फिलहाल में अवध समृद्धि की जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे हो जाता है, ये एक कला संस्थान होता है, ये अयोध्या में दीपोत्सव हो जाता है, यह आपके आम की एक किस्म हो जाती है, या फिर आपके लखनऊ महोत्सव की थीम हो जाती है। अवध समृद्धि की जब बात की जाए तो अवध समृद्धि यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। अवध समृद्धि की जब बात की जाए तो अवध समृद्धि यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। खास अगर देखा जाए तो यह किससे समित होता है, तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा। हमने कल ही बताया था कि इसके बारे में दो किस्मों के बारे में, जो हमारे यहाँ पे किसके द्वारा, उपोष्ण बागवानी संस्थान, क्या बोलते हैं, उपोष्ण बागवानी संस्थान की जब बात की जाए तो उपोष्ण बागवानी संस्थान के द्वारा डेवलप किए गए हैं, जिनके नाम क्या हो जाते हैं, तो एक का नाम है अवध मधुरिमा, अवध मधुरिमा, और साथ ही साथ एक नाम होता है अवध समृद्धि। इन दोनों की जब बात की जाए तो ये दोनों कौन से हो जाते हैं, इन दोनों की जब बात की जाए तो ये दोनों आम की एक प्रमुख किस्म हो जाती है। तो आम की प्रमुख किस्म हो जाती है, क्या हो जाता है, अवध मधुरिमा और अवध समृद्धि। ये अभी हाल फिलहाल में उपोष्ण बागवानी संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी के अंतर्गत क्या हुआ है, पहला पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जब बात की जाए तो ये किस नंबर का रहा, ये 5वें नंबर का राष्ट्रीय जल पुरस्कार आपके कह सकते हो कि देश के अलग अलग हिस्सों के लिए आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि 2019 में क्या किया गया था, हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं एक विषय चालू किया गया था, खास करके जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, हर घर नल योजना। बेसिक अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन यहाँ पे आपका शुरू किया गया, और इसी जल जीवन मिशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे हर घर नल योजना आपके चालू की गई है। हर घर नल योजना के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा किसके अंतर्गत, खास करके एक विषय और आपको दिखता है जब हम बात करते हैं स्वच्छता के बारे में, तो स्वच्छता मिशन भी हमारे यहाँ से क्या किया गया था, चालू किया गया, खास जब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन की जब बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र का देखभाल कौन करता है, तो ये आपके वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्रालय है वह इसका देखभाल करता है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र के जो स्वच्छता मंत्रालय को देखता है वह कौन देखता है, तो वह देखता है शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है। ये अलग बात होती है, लेकिन हम यहाँ पे पीने की पानी की बात करें
तो हर घर नल योजना की जब बात की जाए तो हर घर नल योजना में खास करके अलग-अलग क्षेत्रों में नल स्थापित करने के लिए यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। जहाँ पे आपने सुना होगा कि उड़ीसा राज्य की जब बात की जाए तो पूरे देश में उड़ीसा राज्य को क्या हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरे स्थान की जब बात की जाए तो दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है आपके उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरे की जब बात की जाए तो गुजरात जो रहा वो आपका क्या रहा, तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया था। अगर हम देश में जिले की बात करते हैं तो देश में जो जिला टॉप पे आया था वह कौन था? तो देश में जो जिला टॉप पे आया उसका नाम आता है उड़ीसा का गंजम स्टाइल, ठीक है। तो उड़ीसा के गंजम की जब बात की जाए तो उड़ीसा का गंजम था। बाकी हमारे उत्तर भारत की जब बात की जाए तो उत्तर भारत के सापेक्ष उत्तर भारत की जब बात की जाए अर्थात नॉर्थ जोन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के अंतर्गत चिन्हित किया गया, तो इसका नाम आ जाता है बांदा। बांदा की जब बात की जाए तो बांदा को क्या किया गया, उत्तर भारत के जिले के रूप में आपका चिन्हित किया गया। हालांकि बांदा की जब बात की जाए तो बांदा ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्या है, किस लिए फेमस है, तो आप भी जानते हैं जल ग्राम यहाँ पे आपका घोषित किया गया है जिसका नाम आता है जखनी। और जखनी से समेत एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, खास करके यहाँ पे जब हम जल पुरुष की बात करते हैं तो जल पुरुष हमारी यूपी से कौन समझते होते हैं, तो उनका नाम है उमा शंकर पांडे। क्या नाम है? उमा शंकर पांडे की जब बात की जाए तो उमा शंकर पांडे ध्यान रखिएगा। वैसे देश में जल पुरुष कौन है, तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह, ठीक है। खासा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने गोवा के बारे में सुना होगा। गोवा ने हर घर योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की जब बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जलापूर्ति कनेक्टिविटी पहुंचाने वाला पहला राज्य आपका हो चुका था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा, अभी पीली वर्दी वाले हमारे यहाँ पे दो दो व्यक्ति चुने जा रहे हैं। खास करके आपने सुना होगा 2 व्यक्तियों की नियुक्ति जो होगी वह किस रूप में करी जाएगी, तो ये आपके, हम एग्जैक्ट नाम भूल रहे हैं, हालांकि इनको टैग दिया गया है, कुछ पीले रंग से आपके दिखे लोग मिलेंगे। गांव स्तर पे इनकी नियुक्ति होगी और इनका नियुक्ति किस कारण से किया जा रहा है कि जो गांव स्तर पे आपकी टंकी है, जो आपका नल है या जो आपके पानी की समस्या है, उन सब विषयों के बारे में क्या करेंगे, ये आपके देखभाल करेंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से कह सकते हो ये आपके क्या होंगे, पेयजल के संदर्भ में आपके एक मित्र के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल तो यहाँ पे हमने जैसा कि बताया कि ये जो वर्तमान में है दुर्गा शक्ति नागपाल, इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो एक नाम आता है किसके बारे में कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल कुंभ स्थापित करने की बात करी गई। डिजिटल कुंभ स्थापित करने की बात की गई। अब ये डिजिटल कुंभ कहाँ पे स्थापित होगा, कानपुर में, लखनऊ में, अयोध्या में या फिर आपके प्रयागराज के अंतर्गत। इसके नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम समेत आपको देख मिलता है। डिजिटल कुंभ की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं डिजिटल कुंभ क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुंभ मेला आपके 2025 में बड़े लेवल पे आपका आयोजित किया जा रहा है, जो महाकुंभ के रूप में आपका आयोजित किया जा रहा है। और इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, आपके प्रयागराज में। तो प्रयागराज की जब बात की जाए, प्रयागराज या फिर जिसे हम संगम नगरी नाम देते हैं, तो यहाँ पे इसकी स्थापना की जा रही है। अब इसी क्रम में यहाँ पे डिजिटल कुंभ आपका स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ पे होगा, या आपके इसी प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नाना प्रकार की सुविधाएं होंगी। जैसे आप कह सकते हो क्या होगा, तो पहली बात तो महाकुंभ के लिए एक आपकी वेबसाइट बनाई जाएगी kumbh.gov.in पे, जहाँ पे पूरी जानकारी आपको पता होगी कि कैसे कौन तीर्थ है, कहाँ पे आरती हो रही है, कहाँ पे शाही स्नान है। डिजिटल कुंभ म्यूजियम की जब बात की जाए तो उसमें क्या बताया जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि जो समुद्र मंथन हुआ था तो जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, कौन कौन से रत्न हुए थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें यह कहा गया कि करीब करीब 2000 लोग एक साथ इसमें भ्रमण कर पाएंगे और लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर की जब बात की जाए तो उस क्षेत्र में क्या होगा, इसको स्थापित किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये डिजिटल फर्स्ट म्यूजियम होगा, जिसमें आप कह सकते हो कि किसी प्रकार का ना तो पिक्चर होगा, ना तो इसमें किसी प्रकार की मूर्ति होगी, ना तो इसमें किसी प्रकार का क्या होगा, लेख होगा, बल्कि ये पूरी तरीके से क्या होगा, जैसे आपकी डिजिटल स्क्रीन होती है, साउंड होता है, वीडियो होती है, उन सब के माध्यम से क्या किया जाएगा, आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। तो होलोग्राम वगैरह की जब बात की जाए तो उनका प्रयोग करते हुए आपके बीच में क्या होगा, प्रदर्शित किया जाएगा इंटरेक्टिव स्क्रीन के जरिए। खासा अगर इसकी बात की जाए तो एक नाम आता है कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किस एक जिले में खास करके दुर्लभ दर्शन केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दुर्लभ दर्शन केंद्र की जब बात की जाए तो दुर्लभ दर्शन केंद्र जो है वह आपके स्थापित किया जाएगा, और इसकी जब बात की जाए तो ये आपके कानपुर में, लखनऊ में, अयोध्या में या फिर आपके प्रयागराज के अंतर्गत कहाँ पे आपका दुर्लभ दर्शन केंद्र आपका स्थापित होगा। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा इसके बारे में विशेषतः क्या किया गया है, निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, एक दुर्लभ दर्शन केंद्र स्थापित करेंगे। इसका मूल मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो अक्षम होते हैं, बेसिक आप कह सकते हो जैसे महाकाल कॉरिडोर है। अब महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में जो है वो काफी दूर तक विस्तारित है।
अब हर एक व्यक्ति क्या हो सकता है, उस लोकेशन में तो जा नहीं सकता। तो इस नाते ये क्या किया जा रहा है, दुर्लभ दर्शन केंद्र आपका स्थापित किया जा रहा है, ताकि जैसे कहीं भीड़-भाड़ का एरिया है, जैसे गर्भगृह वगैरह, तो वहाँ पे व्यक्ति को जाना ना पड़े, बल्कि वह क्या करे, वह सीधे तौर पे एक जगह पे बैठ करके जो 3D फॉर्मेट के आपके गूगल लेंस वगैरह आते हैं, उनके ज़रिए क्या करे, इस चीज़ को विशेषतः देख पाए। तो यह आपका क्या किया जा रहा है, हमारे यूपी में स्थापित किया जा रहा है। खास करके अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थापित होगा, आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो पहले संदर्भ में ध्यान रखिएगा, ये आपके उज्जैन में स्थापित हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आपके ऑलरेडी बनारस में स्थापित हो चुका है, ठीक है। अब इसकी जो बारी है वो कहाँ पे स्थापित होगा, अयोध्या के क्षेत्र में। तो अयोध्या क्षेत्र की जब बात की जाए तो अयोध्या क्षेत्र में इसको क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में अयोध्या धाम में इसकी स्थापना की जा रही है। जैसा कि हमने बताया, अयोध्या के अलावा काशी, उज्जैन, वैष्णो देवी, इन सब में इनका स्थापना किया जा चुका है। होगा क्या कि जैसे राम मंदिर है, कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, दशरथ महल है, बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, जैन मंदिर, गुप्तार घाट, सूर्य कुंड, राम की पैड़ी, सरयू, लक्ष्मण किला, जैन मंदिर। अब इतना अगर कोई व्यक्ति घूमेगा ना तो वो थक जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक आपको वर्चुअल ऐसा कुछ चश्मा दे दिया जाएगा जिसके माध्यम से ऑडियो वीडियो क्या होगा, आपके सामने विजुअल होगा, तो आप लगेगा कि खुद क्या करें, यहाँ पे आप घूम रहे हैं, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कैबिनेट के मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें क्या किया गया, रबी की एमएसपी तय की गई। कैबिनेट की जब बात की जाए तो अभी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा रबी सीजन की जब बात की जाए तो रबी सीजन में एमएसपी गेहूं की तय की गई है। एमएसपी आप भी जानते हैं कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो एमएसपी होती है वो एक तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। खास करके जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है उसमें इसे तय किया जाता है। मिला जुला के कुल 22 फसल की एमएसपी तय होती है। इसके अलावा एक फसल जिसे हम गन्ना कहते हैं, इसकी एफआरपी तय की जाती है। मतलब 23 फसल ऐसी होती है जिनके सरकार क्या करती है, रेट तय करती है। पिछले संदर्भों की अगर बात की जाए तो पिछले संदर्भों में हमारा जो एमएसपी था गेहूं का, वह कितना था, 2275। 140 रुपए की इसमें वृद्धि की गई है। और इस दशा में अगर देखा जाए तो 2425 रुपए अब क्या हो गया है, गेहूं की आपकी एमएसपी हो गई है। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो किसकी हुई है, आपके सरसों की हुई है, जहां पे 5950 रुपए ये आपकी हो गई है, ठीक है। सॉरी, चना की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। खास करके आप कह सकते हो कि चने की जब बात की जाए तो चने नहीं, 5650 की जब बात की जाए तो आपके सरसों में सबसे ज्यादा वृद्धि रही थी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप इसे देख भी सकते हैं, आपकी बार 6 फसलों के एमएसपी अनाउंस किए गए थे। और 6 फसलों की जब बात की जाए तो 6 फसल कौन है, गेहूं। गेहूं की एमएसपी कितनी रखी गई, तो 2275। जौ की जब बात की जाए तो जौ का 1080। चना की जब बात की जाए तो 5440। मसूर की जब बात की जाए तो 6425। सरसों की जब बात की जाए तो 5650। और कुसुम की जब बात की जाए तो 5800। जहाँ पे सबसे ज्यादा जो वृद्धि रही थी वो आपकी इसी सरसों में रही थी। गेहूं के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा, 150 रुपए की इसमें क्या की गई थी, वृद्धि करी गई थी, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा एक पहल शुरू किया गया जिसको नाम दिया गया शक्ति सारथी। अब शक्ति सारथी की जब बात की जाए तो ये शक्ति सारथी नाम का जो पहल है वह किससे समित आपको दिख मिलता है, गोरखपुर से, लखनऊ से, आजमगढ़ से, या फिर आपके गोंडा के अंदर। बेसिक अगर देखा जाए तो शक्ति सारथी पहल के बारे में हमने आपको पीछे भी बताया था। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध किससे होता है, तो मिला जुला के आप ध्यान रखिएगा, शक्ति सारथी के बारे में हमने बताया था कि हमारे यहाँ पे जो बैटरी रिक्शा आता है, ठीक है, बैटरी रिक्शा, या खास करके आप कह सकते हो कि जिसको हम ट्री नाम देते हैं, ट्री की जब बात की जाए, या जिसको हम ई रिक्शा भी नाम देते हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसके, महिला सुरक्षा के लिए इसकी जो ड्राइविंग होगी वह किसके द्वारा की जाएगी, महिलाओं के द्वारा की जाएगी। इवन पुरुषों के द्वारा भी जो की जाएगी उसमें क्या होगा, जो ड्राइवर होगा उस ड्राइवर को मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सारथी नाम दिया गया। तो इसकी शुरुआत की गई है गोंडा से। एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे गोंडा से लास्ट टाइम क्या किया गया था, मिशन शक्ति योजना की शुरुआत हुई थी। अभी मिशन शक्ति योजना की जब बात की जाए तो इसका 5.0 वर्जन आपका चालू हुआ है। तो इसी नाते गोंडा की जब बात की जाए तो गोंडा में करीब करीब 1000 से ज्यादा, कितने, 1000 से ज्यादा आपके ई रिक्शा चालक की जब बात की जाए तो 1000 से ज्यादा ई रिक्शा चालक को इकट्ठा करते हुए ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उनको शक्ति सारथी नाम दिया गया, खास करके महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो इस दशा में देखा जाए तो गोंडा में 1000 ई रिक्शा अर्थात पिंक कलर के ई रिक्शा को अनाउंस किया गया, जहां पे ई रिक्शा चालकों की जब बात की जाए तो उनको शक्ति सारथी पहल आपका अनाउंस किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, यहाँ पे विशेषतः उनको ट्रेनिंग वगैरह दी गई। तो आप देख सकते हैं 1000 ई रिक्शा यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मूलतः अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि देश का हम पहला राजभाषा संग्रहालय स्थापित करेंगे। क्या करेंगे, राजभाषा संग्रहालय आपके स्थापित करेंगे। राजभाषा संग्रहालय की जब बात की जाए तो ये किससे समित हो जाता है, नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समित होता है गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़ या फिर आपके बनारस के रूप में। राजभाषा संग्रहालय की जब बात की जाए तो राजभाषा संग्रहालय हमारे यूपी में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा,
राजभाषा संग्रहालय। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना करी जाएगी। राजभाषा संग्रहालय की जब बात की जाए तो राजभाषा संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे करी जाएगी? इसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि इसकी जो स्थापना की जा रही है वो किस कारण से, कि जो हिंदी भाषा के प्रमुख लेखक हैं, ठीक है? हिंदी भाषा के जो प्रमुख लेखक हैं, आप 2-4 नाम जानते होंगे, जैसे मुंशी प्रेमचंद, एक आध गलती से कहानी पढ़ ली होगी या किसी एक को और जानते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे लेखक हैं। बाबू गुलाब राय हैं, प्रताप नारायण मिश्रा हैं, देवकीनंदन खत्री हैं, आप कह सकते हो कि क्या नाम आता है, अयोध्या सिंह हरिओध हैं, ठीक है, लल्लू लाय हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में अपने क्या किए, योगदान दिए हैं। तो ऐसे लेखकों के बारे में आपको जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो ऐसे गुमनाम जो आपके लेखक हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाए, और इसके लिए क्या किया जा रहा है, बनारस में ये राजभाषा संग्रहालय आपका स्थापित किया जा रहा है। तो बनारस की जब बात की जाए तो बनारस के बारे में कुल मिला जुला के ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, देश का पहला ये राजभाषा संग्रहालय स्थापित होगा, जिसमें भाषा की बात नहीं होगी, बल्कि जो हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी आपके हस्ती हैं, बेसिक जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनको लेकर के उनकी जो रचनाएं होंगी उनको स्थापित किया जाएगा और उनकी प्रतिमा भी लगाई जाएगी। हिंदी के जितने ख्याति प्राप्त वाले व्यक्ति हैं उनकी गैलरी बनाई जाएगी, जिस संदर्भ में ये बात किया जा रहा है कि जितने देश के युवा हैं वो साहित्य और साहित्य से संबंधित जो आपकी विधाएं हैं, व्यक्ति हैं, उन सबको क्या करें, करीब से जान पाए, उसके लिए हिंदी भाषा संग्रहालय ये आपका घोषित किया गया है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का, इवन उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि हम इसको कहेंगे पूर्वांचल का। ठीक है, पूर्वांचल की जब बात की जाए तो पूर्वांचल का दूसरा फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़ या फिर आपके बनारस में। इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? दूसरा फॉरेंसिक लैब। दूसरे फॉरेंसिक लैब की जब बात की जाए, फॉरेंसिक जांच आप भी जानते हैं, बेसिक हमारे यहाँ पे जो अपराध की घटनाएं होती हैं उसमें जो डीएनए वगैरह का टेस्ट होता है उसके लिए फॉरेंसिक लैब की जांच की जरूरत पड़ती है। पहली बार जो आपके स्थापित किया गया था वो कहाँ पे है? तो पहला आपके बनारस में स्थापित किया गया है। और दूसरे की जब बात की जाए तो दूसरा कहाँ पे है? तो दूसरा आपके आजमगढ़ में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ में क्या होगा? दूसरा यहाँ पे आपका स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर में क्या है? तो गोरखपुर में आपने सुना होगा जीन प्रौद्योगिकी संस्थान। जीन प्रौद्योगिकी संस्थान की जब बात की जाए तो जीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह यहाँ पे आपका स्थापित किया गया है। हालांकि जीन प्रौद्योगिकी संस्थान की जब बात की जाए तो ये देश में कितने हैं? देश में इनकी संख्या 3 होती है। कहाँ कहाँ पे? एक आपका है पुणे में स्थित है, एक आपका दिल्ली में स्थित है और एक आपका कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में ये जो आपका स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, लखनऊ में आपने पिछले दिनों सुना था किसके बारे में? खास करके अमित शाह। अमित शाह ने यहाँ पे एक आपका क्या किया था? एक संस्थान की नींव रखी थी। क्या आप उसको कमेंट करके बताएंगे? अमित शाह की जब बात की जाए तो अमित शाह के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ था? एक कह सकते हो कि संस्थान था, उसकी नींव रखी गई थी। क्या इसका कमेंट करके आप जवाब दे पाएंगे? बेसिक आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या किया गया था जब हम बात करते हैं किसको लेकर के? संस्थान के बारे में। तो बहरहाल यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस घटनाओं में साक्ष्य को लेकर के ये क्या किया जा रहा है? पूर्वांचल का दूसरा फॉरेंसिक लैब स्थापित होगा, जो कहाँ पे होगा? आजमगढ़ में। ठीक है, तो इस दशा में क्या होगा कि जो बलिया, मऊ आसपास के जिले हैं वहां पे क्या होगा? इसकी कह सकते हो कि खोजबीन यहाँ से करी जाएगी। बाकी यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में पहला जो है वो आपके बनारस में स्थापित किया गया चुका है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो नाम होता है कि उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण करने वाला जो संस्थान है वह कहाँ पे स्थापित होगा? फेफड़ा प्रत्यारोपण की जब बात की जाए तो ये नाम समेत आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फेफड़ा प्रत्यारोपण। फेफड़ा के बारे में आपने सुना होगा, जब हम बात करते हैं मानव का हृदय, तो आपने कई बार सुना होगा कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तो हृदय तोड़ने की दशा में आप आ सकते हैं, लेकिन आपका कोई फेफड़ा तोड़ दे तब आप कहाँ जाएंगे? तब आपको जाना पड़ेगा फेफड़ा प्रत्यारोपण कराने, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। उस दशा में आप कहाँ पे जाएंगे? तो पहला जो संस्थान बनाया गया है वो आपका केजीएमयू अनाउंस किया गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जब बात की जाए जो हमारी यूपी का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाता है। यूपी के पहले चिकित्सा विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो इसी में कहा गया है कि अब व्यक्तियों का क्या किया जाएगा? फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किया जाएगा। और इसकी जब बात की जाए तो ये खास ध्यान रखिएगा 1911 में आपका क्या हुआ है? संस्थान आपका स्थापित हुआ है। ठीक है, तो केजीएमयू की जब बात की जाए जो आपके 1911 में स्थापित हुआ है, यहीं पे आपका फेफड़ा आपका परिवर्तित हो जाएगा। बाकी ध्यान रखिएगा गूंज ऐप आप भी जानते हैं, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गूंज ऐप की जब बात की जाए तो गूंज ऐप आपके केजीएमयू के द्वारा ही शुरू किया गया है।
जिसका मतलब होता है एक तरीके से कम्युनिटी एप्लीकेशन और कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से कि दवाएँ, बीमारी इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया जाए, लोगों को जानकारी दिया जाए। तो केजीएमयू का नाम ध्यान रखिएगा, पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण संस्थान यहाँ पे आपको हो जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे टीबी वगैरह की अगर बीमारी किसी को है, तो उस दशा में इसका क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि सरकार ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत करी है। ये किसके लिए शुरू किया है? साइबर अपराध, एसिड अटैक, गुमशुदा महिला की खोज, अश्लील सामग्री, किस एक पहलू के लिए ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत करी गई है? ऑपरेशन गरुड़ की जब बात की जाए तो ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत हमारे यहाँ पे करी गई है। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ की जब बात की जाए तो इसका शुरुआत हमारे यहाँ पे किया गया है। ठीक है? ऑपरेशन गरुड़ की जब बात की जाए तो ऑपरेशन गरुड़ के लिए यह आपको देखने को मिल जाता है। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ की जब बात की जाए तो ऑपरेशन गरुड़ के लिए यह आपका नाम देखने मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी आपने सुना भी होगा, हमारी यूपी सरकार की जब बात की जाए तो हमारी यूपी सरकार के द्वारा नवरात्रि के समय पर, नवरात्रि की जब बात की जाए तो नवरात्रि के समय पर 9 आपके अलग-अलग क्या किए गए थे, ऑपरेशन शुरू किए गए थे। मतलब जो 9 दिन होते हैं ना, तो उस 9 दिनों को विशेषतः 9 ऑपरेशन से चिन्हित किया गया, जहाँ पे बेसिक अगर देखा जाए तो महिलाओं को खास करके जागरूक करने के लिए। तो महिला की जब बात की जाए तो महिला जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। जहाँ पे ऑपरेशन गरुड़ की जब बात की जाए तो ऑपरेशन गरुड़ जो शामिल किया गया था, वो शामिल किया गया था कि आजकल जो साइबर ठगी है, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मन की बात में भी आप कह सकते हो कि जो क्या बोलते हैं, डिजिटल अरेस्ट नाम की संकल्पना को इन्होंने दर्शाया है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की जो संकल्पना आजकल चल रही है, कितना खतरनाक है। जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, आओ, भाओ, खाओ, मतलब सीधे तौर पे क्या करता है, पूरी संपत्ति को लुटा बैठता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑपरेशन गरुड़ जो है, वो साइबर अपराध के लिए है। एसिड अटैक की जब बात की जाए तो इसके लिए क्या शुरू किया गया था, ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की गई थी। तो ऑपरेशन शील्ड की जब बात की जाए तो एसिड अटैक के लिए, गुमशुदा महिला अगर कहीं पे खो गई है तो ऑपरेशन खोज इसके लिए शुरू किया गया था। और अश्लील सामग्री की जब बात की जाए तो इसके लिए ऑपरेशन डिस्ट्रॉय की जब बात की जाए तो ऑपरेशन डिस्ट्रॉय जो था, ये इसके लिए आपका शुरू किया गया था। हालांकि कुल 9 ऑपरेशन की जब बात की जाए तो जो 9 ऑपरेशन आपके शुरू किए गए थे, वो कुछ इस तरीके से थे। ऑपरेशन गरुड़ साइबर अपराध के लिए, ऑपरेशन बचपन बाल विवाह के लिए, खास करके ऑपरेशन मचलू मंचलों पे कार्यवाही, ऑपरेशन रक्षा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ऑपरेशन शील्ड एसिड अटैक के लिए, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय अश्लील सामग्री के लिए, ऑपरेशन खोज गुमशुदा के लिए, ऑपरेशन नशा मुक्ति तस्कर के लिए, ऑपरेशन ईगल जो जेल से बाहर अभियुक्त वगैरह होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना। तो ये 9 आपके क्या किए गए थे, यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे 9 आपके ऑपरेशन शुरू किए गए थे, खास जब हम नवरात्रि की बात करें। ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हमारे यहाँ पे किस जिले में उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल आपका स्थापित किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर अस्पताल, एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर हम किन्नर की बात करें तो किन्नर को लेकर के कुछ नए नई चीजों को क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था। और किन्नरों की जब बात की जाए तो किन्नरों के लिए खास करके कई सारी चीजें स्थापित हैं। जैसे आपका कह सकते हो किन्नर विश्वविद्यालय जो आपका स्थापित है, वो कहाँ पे देख मिलता है, तो थर्ड जेंडर की जब बात की जाए तो इनके लिए आपका कुशीनगर में किन्नर विश्वविद्यालय आपको देख मिलता है। आपने सुना भी होगा किन्नरों के लिए पहला शौचालय जो बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था, तो पहला जो शौचालय बनाया गया था वो बनाया गया था आपके बनारस के अंतर्गत। ठीक है? तो बनारस में पहला शौचालय बना था। इवन किन्नरों की जब बात की जाए तो इनके लिए पहला जो गरिमा गृह बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था, तो ये आपके बनाया गया था खास करके गोरखपुर के अंतर्गत। ठीक है? इवन अगर देखा जाए तो आपने एक नाम सुना होगा मधु के बारे में, जो आपके बिहार से समित है। तो बिहार की जब बात की जाए तो बिहार की मधु जो है, ये किन्नर दरोगा के रूप में आपकी चुनी गई है, तो इनका भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? बाकी अगर देखा जाए तो पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल जो आपका अनाउंस किया गया है वह कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लखनऊ के अंतर्गत आपके अनाउंस किया गया है। और लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में खास करके जब हम बात करते हैं संजय गांधी पीजीआई सेंटर के बारे में, तो संजय गांधी पीजीआई सेंटर की जब बात की जाए तो उसके 6 अलग-अलग डिपार्टमेंट को चिन्हित किया गया है, जहाँ पे जो किन्नर होते हैं उनके लिए उनसे समेत जितने भी क्या होती है बीमारी वगैरह या आप कह सकते हो सामान्य देख-रेख, तो उसके संबंध में क्या किया जाएगा, आपका अलग से एक सेंटर स्थापित होगा, जिसमें कह सकते हो मिला-जुला के उनकी क्या की जाएगी, देखभाल करी जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो संजय गांधी पीजीआई सेंटर में 6 अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञ मिलकर के क्या करेंगे, इनके लिए एक इंटीग्रेटेड सर्विस उपलब्ध करेंगे और मल्टी स्पेशलिस्ट सर्विस जो होगी वो आपकी यहाँ पे देख मिलेगी। तो
लखनऊ में उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक आपका स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नया स्टेडियम बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे बनेगा? खास अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ से समित होगा? आपके यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत एक नया स्टेडियम आपका बनाया जा रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ से समित होगा? तो मिला-जुला के आप भी जानते हैं आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी सरकार खेलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। क्योंकि अभी आपने सुना होगा एक जिला एक खेल योजना, इसको आपका शुरू किया गया था। अभी आपने सुना होगा सरकार का एक लक्ष्य है कि हमें क्या करना है, लगभग हर जिले में कम से कम एक-एक खेल स्टेडियम बना ही देना है। अभी मंडल लेवल पे बन जाए। खासा ध्यान रखिएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ से समित है? तो ग्रीन पार्क आप भी जानते हैं ये आपके कानपुर में देख मिलता है। हमारे यूपी में इकाना स्टेडियम आपने सुना होगा कहाँ से है? तो ये आपके लखनऊ में देख मिलता है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो अभी आपने सिगरा स्टेडियम का नाम सुना होगा। ये कहाँ पे स्थित है? तो सिगरा स्टेडियम की जब बात की जाए तो आपके बनारस में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। आपने नोएडा स्टेडियम का नाम सुना होगा, नोएडा में स्थित है, ठीक है। गाजियाबाद में एक नया आपका अनाउंस किया गया है, तो गाजियाबाद में एक नया आपका बनाया जा रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो एक नया स्टेडियम जो बनाया जा रहा है, वो हमारे यूपी में बनाया जा रहा है, खास इसको गोरखपुर में बनाया जाएगा। करीब-करीब 707 करोड़ रुपए क्या होंगे, इसके लिए खर्च होंगे और इसमें अगर देखा जाए तो करीब-करीब 50,000 लोग जो होंगे, वह आपके क्या करेंगे, एक साथ बैठ पाएँगे। तो 50,000 लोगों की जब बात की जाए तो 50,000 लोगों के माध्यम से आप कह सकते हो इसके माध्यम से दर्शक बैठ पाएँगे और 707 करोड़ रुपए में ये आपका गोरखपुर में बनाया जाएगा। कोई हीरामनी करके नाम था, क्या नाम था? हिरवानी, हाँ बिल्कुल। क्रिकेट के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं नरेंद्र हिरवानी। तो नरेंद्र हिरवानी की जब बात की जाए तो उन्हीं के सम्मान में इसको स्थापित किया गया है। खास करके जिसमें क्या होगा 50,000 लोग बैठ पाएँगे और 707 करोड़ रुपए का क्या होगा, ये आपका अनाउंस किया गया है। कितने में बनेगा? तो ये लगभग 70 एकड़ में आपका लगभग बनाया जाएगा। तो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट एकेडमी ये आपका देखने मिल जाएगा। सरकार के द्वारा अभी हाल में कितने नए जीआई कह सकते हो टैग देने के लिए नए उत्पादों को आपका चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे उत्पाद हैं जिनकी जब बात की जाए, जिनको जीआई टैग देने के लिए चिन्हित किया गया है। अगर उनकी बात की जाए तो 3, 4, 6, 9 और एक काम और आप लोग कर दीजिएगा, बहुत बेकार आप लोग काम करते हो, क्लास में जुड़ते हो, क्लास को लाइक नहीं करते हो, ना तो अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा तो दूर की बात हो जाती है, ठीक है? बेकार लगता है हमको भी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त करने वाले जो उत्पाद हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है। तो यहाँ पे हमने आपको पीछे बताया भी था कि हमारे यहाँ पे अभी सरकार ने क्या किया है, कुछ नए उत्पादों को इसमें चिन्हित किया है। जैसे आपने सुना भी होगा किसके बारे में? लाल चंदन। तो लाल चंदन की जब बात की जाए तो लाल चंदन, लकड़ी के खड़ाऊ की जब बात की जाए तो लकड़ी का जो खड़ाऊ होता है, लकड़ी के खड़ाऊ की जब बात की जाए, इवन आपने सुना होगा किसके बारे में? खास करके एक और उत्पाद था जिसको हम बोलते हैं क्या? वो जो घरों में मिठाई बनती है, क्या बोलते हैं उसको? आपने देखा होगा दूध को चला करके बनाई जाती है, एग्ज़ैक्ट हम उसका नाम भूल रहे हैं। तो एक उत्पाद वो था और एक उत्पाद था आपका गुड़, ठीक है? तो गुड़ की जब बात की जाए तो गुड़ और एक क्या बोलेंगे उसे, वो जो जला करके रबड़ी टाइप की बनाई जाती है, एग्ज़ैक्ट आप जानते होंगे, खुरचन कुछ करके नाम होता है, ठीक है? तो खुरचन की जब बात की जाए तो खुरचन, अक्सर आपने देखा होगा कि गाय घर में जब बच्चा देती है, तो लगभग 15 दिस दिन तक क्या होगा बड़े बेहतर तरीके से मिलता है। त्योहारों पे भी मिलता है, त्योहारों पे कम मिलता है लेकिन गाय के बच्चा देने पे अधिक मिलता है। खुरचन, तो खुरचन की जब बात की जाए बेसिक आप कह सकते हो रबड़ी का छोटा भाई होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये 4 उत्पाद क्या किए गए हैं, अभी आपके अनाउंस किए गए हैं। अच्छा ये चारों उत्पाद कहाँ से समित है? तो ये आपके अयोध्या क्षेत्र से समित है। अयोध्या क्षेत्र से समित है। हालाँकि लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम हमारे 6 उत्पाद जो थे उनको जीआई टैग प्राप्त हुआ था और इस तरीके से आज यूपी में कह सकते हो सबसे ज़्यादा उत्पाद हैं। कितने? 75 से ज़्यादा आपके उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। 6 उत्पाद कौन थे? तो आप भी जानते हैं एक तो आपके हापुड़ की जब बात की जाए तो हापुड़ का जो पिलुखुआ नाम का लोकेशन है, पिलुखुआ की जब बात की जाए तो पिलुखुआ का जो वस्त्र छपाई है इसको यहाँ पे चिन्हित किया गया था। लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी की जो आपके जनजाति के संदर्भ में आप कह सकते हो कि जो दरी होती है, खास अगर उसकी बात की जाए तो लखीमपुर खीरी का दरी आपका उत्पाद चिन्हित किया गया था। आपके बरेली की जब बात की जाए तो बरेली से आपका बांस बेंत चिन्हित हुआ था और बांस बेंत के अलावा अगर देखा जाए तो इसी बरेली में आपने सुना होगा किसके बारे में? खास यहाँ का जरी जरदोजी। तो जरी जरदोजी की जब बात की जाए तो ये आपका इसमें शामिल किया गया था। और उत्पादों की जब बात की जाए तो और कौन से उत्पाद शामिल थे? हापुड़ के पिलुआ का वस्त्र था, लखीमपुर का दरी था, बरेली का बांस बेंत था, जरी जरदोजी था और कौन सा उत्पाद था? 2 उत्पाद और थे, नाम हम भूल रहे हैं। कौन से उत्पाद थे?
आय हाय! यही बहुत गलत लगता है, लास्ट मोमेंट पे रिकॉल करना भूल जाते हैं। ख़ैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा इमरती। इमरती लास्ट टाइम कहाँ से दिया गया था? जौनपुर से। और जौनपुर के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा घी के लड्डू। घी के लड्डू, ये कहाँ से समित है? घी के लड्डू की जब बात की जाए तो घी के लड्डू आपके जो शामिल थे, या आपके अयोध्या क्षेत्र से समित थे, ठीक है? अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या क्षेत्र से आपके जो घी के लड्डू की जब बात की जाए तो घी का लड्डू जो था, वह आपका यहाँ से शामिल किया गया था, ठीक है? तो घी के लड्डू की जब बात की जाए तो ये नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तिरंगा बर्फी जो था वो लास्ट टाइम आपका सुनिश्चित किया गया था, ठीक है? मतलब इससे पहले भी आपका किया गया था। ये जो 6 उत्पाद हैं, ये 6 उत्पाद में 2 नाम हम भूल रहे हैं। एग्ज़ैक्ट इसी लोकेशन का है, मतलब पश्चिमी यूपी का ही है, हमें याद नहीं आ रहा है। शायद आप सही कह रहे हो, तिरंगा बर्फी और मेटल ढलाई वर्क, सही आपने कहा। बनारस का 2 उत्पाद था, तो क्या नाम था? बनारस की जब बात की जाए, तो बनारस का मेटल ढलाई वर्क और साथ ही साथ क्या था? ये तिरंगा बर्फी। तो ये आपके इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है? तो इस तरीके से 6 उत्पाद, बिल्कुल। हापुड़ पिलखुआ का वस्त्र, लखीमपुर की दरी, बरेली का बांस बेत, जरी जरदोजी, बनारस का मेटल उत्पाद और तिरंगा बर्फी, ये 6 उत्पाद इसमें आपके चिन्हित किए गए थे। अब की बार 4 आपके अनाउंस किया गया है कि इसको शामिल किया जाएगा। लाल चंदन, लकड़ी खड़ाऊँ, गुड़ और खुरचन, ठीक है? खासा अगर देखा जाए तो ये समित आपको देख मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि खुरचन पेड़ा ये आपका हो जाता है। खड़ाऊ की जब बात की जाए तो खड़ाऊ, गुड़ की जब बात की जाए तो गुड़ और जो लाल चंदन होता है, ये आपके जीआई टैग के लिए सरकार का लक्ष्य है कि इसको हम क्या करें? जल्द से जल्द इसमें शामिल कर लें। लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मूज उत्पाद कहाँ से है? तो आपके प्रयागराज से है। और इमरती की जब बात की जाए तो इमरती आपके जौनपुर से शामिल किया गया था, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम समित होता है किसके रूप में? कि राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल-फिलहाल में किस एक क्षेत्र के उद्योग को क्या किया गया? दर्जा दिया गया। कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे क्या किया गया? यहाँ पे आप कह सकते हो कि उद्योग का दर्जा दिया गया। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समित होता है कृषि क्षेत्र, पशुपालन, खनन या फिर आपके आईटी उद्योग। किस क्षेत्र को क्या किया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। उद्योग के दर्जे की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे उद्योग का दर्जा देने का मतलब यही होता है कि इसको क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे व्यक्ति क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करने के लिए उसको क्या होगा? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके माध्यम से उनको क्या होगा? ऋण वगैरह की प्राप्ति होगी और इसी नाते इसको उद्योग का दर्जा भी दिया जाता है। बहरहाल आज के वर्तमान के संदर्भ आईटी उद्योग का नाम आपने सुना होगा, आईटी, क्योंकि अभी आपने देखा था सेमीकंडक्टर के बारे में, तो सेमीकॉन जो आपका आयोजित किया गया था, तो सेमीकंडक्टर की जब बात की जाए तो सेमीकॉन हाइथन जो आपका आयोजित हुआ था ग्रेटर नोएडा में, तो अब ज़ाहिर-सी बात है बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आएँगी, तो बड़ी कंपनियाँ आएँगी, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से वो काम करेंगे? तो इस नाते हमारे यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर की आपकी नीति आई है, उसी के अंतर्गत आईटी उद्योग जो सूचना प्रौद्योगिकी है, उस उद्योग को क्या किया गया? यहाँ पे आपके उद्योग का दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से आईटी सेक्टर की जब बात की जाए तो आईटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिला, जिसके अंतर्गत क्या होगा? सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि उद्योग को दर्जा मिलने से अब हमारे यहाँ पे आईटी कंपनियाँ जब आएँगी, तो उस दशा में उनको क्या होगा? आवासीय प्राधिकरण के जो भूकंप होंगे, उन्हें बैंकों से ज़मीन आवंटन हो जाएगा और इस दशा में कह सकते हो कि उसके लिए क्या होगा? इनको ये अब सस्ती भी पड़ेंगी और आसान भी पड़ेंगी। इवन अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर के लिए और भी चीज़ें हो जाएँगी, जैसे बिजली लागत की बात की जाए, इवन आप कह सकते हो और भी जो चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए। ओवरऑल आईटी उद्योग को यहाँ पे उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा? उनकी लागत में कमी आएगी। तो इसी नाते इसको क्या किया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। बाकी अब हम नहीं जानते हैं, बहुत आपने पढ़ लिया, बहुत आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। चलिए आज के लिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। ये सिद्धार्थ बैच 2.0 आप देख सकते हैं, ₹99 का आपका बैच हो जाता है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएँ हैं, जिसमें आप भी जानते हैं कि शुद्ध रूप से 20 नंबर का जो है वो आपका यूपी जीके आपका पूछा जाएगा। इवन आप कह सकते हो जैसे लेखपाल वगैरह की बात की जाए तो उसमें भी आपका यूपी जीके का बेहतर रोल होता है, तो आप इस बैच को देख सकते हैं, ठीक है? सिद्धार्थ बैच जो अपने बेहतरी मोड पे चल रहा है और हमें लगता है शायद वो अब कंप्लीट होने के मोड पे भी है, ठीक है? तो सिद्धार्थ 2.0 आप इसको क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। तो चलिएगा, उम्मीद करते हैं सेशन बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा है तो कम से कम लाइक वाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। क्लास के नीचे आप लोगों को एक अवसर मिलता है कि आप अपने द्वारा दिए गए समाज के विपरीत परिस्थितियों को दिमाग से हटा करके आपके दिमाग में जो ज्वलनशील विचार आते हैं, उन विचारों को क्या करिए? छाप दीजिए, ठीक है? तो देखते हैं आज कौन-कौन छापेगा। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मिला-जुला के अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा कि इतना तो बात कर लिया आप, पीडीएफ हुआ कौन देगा? पीडीएफ हुआ हम ही देंगे। कहाँ पे देंगे? एप्लीकेशन, जीके जीएस बाई अमित पांडे एप्लीकेशन जो है, इसी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की क्लास का पीडीएफ उसी पे मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लियर? कौनो संशय है तो उसे ज़रूर बताइएगा। कल मुलाकात होगी फिर।
और कहाँ जाएंगे हम, एकरे अलावा और कुछ है नहीं है ना। कल फिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए आप लोग जाइए, अतवार है, बढ़िया से जा झाड़ी के आइया अतवार के, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।